अगर मोदी जी फिर से ले गए 350 400 तो फिर सड़कों पर उतरा जाएगा, कुछ आंदोलन होगा या सहर्ष स्वीकार होगा? शुभ रास्ता। गठबंधन देखती है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी बहुमत के साथ बनती है जिस बहुमत के साथ 2019 में बनी थी। तो मुझे लगता है कि वो ये इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है उस पर कुछ ना कुछ वो छिटपुट कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमन जी, आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कितना दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य होगा और हमारे देश की जो विपक्ष है, उसके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि वो अपना आंतरिक आत्मावलोकन न करके अगर वो सड़कों पर उतर जाएंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो मैं पहले से ही अपील करना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा वो मन बना रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि कह रहे बिना अगर गड़बड़ी के जीत मान ही नहीं लेते हैं, सकते ना जी, मोदी जी जीत ही नहीं सकते बिना गड़बड़ी के, बिना सेटिंग अगर के। अगर फ्लिप साइड हो इसका कि अगर इंडी की सरकार बनती है, तब क्या भाजपा को फिर वैसा ही आंदोलन करना चाहिए सड़कों पर? फिर एक फ्लिप सिचुएशन है जिसके बारे में भी उनको प्रिपेयर होना नहीं, चाहिए, पर शुभ रास्ता सोचना एक बात चाहिए बताइए ना, ये जो 285 की बात कर रहे हैं खड़गे साहब, ये 95 295 सॉरी, 10 कम कर दिया। हाँ मैं 295 की जो बात कर रहे हैं, ये कांटे की टक्कर वाला चुनाव है, जैसा प्रतीक भी कह रहे हैं। ये अलहदा है 2014 से 2019 से, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। क्या ऐसा लग रहा है? वो मैंने इस लिहाज से नहीं कहा। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये चुनाव कई सबक दे गया। सीट के उस पे नहीं कि 400 पार या 200 पार या 372, उस पे नहीं। मैं नंबर ऑफ सीट्स पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कुछ कर रहा था कि मुद्दों पे, विषयों पे, चुनाव की मैनेजमेंट पर, उस पे बात कर रहा था। जी, नाउ यू क्लियर। जी, ये कांटे की टक्कर है कि ये एकदम वन साइडेड विक्ट्री होने वाली है? साइडेड मैं इसको नहीं देख रही, मैं लगातार बोल रही हूँ जो जिस तासीर की बात प्रतीक जी कर रहे हैं, अगर इस चुनाव की तासीर देखी जाए संवाद के स्तर पर, तो मैं कमोबेश में अग्री करती हूँ जो प्रतीक जी बोल रहे हैं उस पे। मैं ये जो भी फिगर दे रहे हैं खड़गे साहब, अगर मैं मीडिया में होती और अगर मैं वहां मौजूद होती तो मैं उनको रोकती और उनसे पूछती कि आप मुझे ले चलिए, सीट दर सीट ले चलिए, स्टेट दर स्टेट ले चलिए और बताइए कि आप ये आंकड़ा कहां से दे रहे हैं। क्योंकि देखिए रूबिका जी, अगर बयानबाजी करनी थी तो ये मोदी जी का जो उद्घोष था 400 पार का, उसके बाद ये बयानबाजी करनी थी, ताकि आपका अपना काडर यानी कि इंडी गठबंधन का जो काडर है वो बयान का जिक्र हो चला है शुभ रास्ता, मैं आपसे वो कुछ वक्त चुराकर वो बयान एक बार फिर से दर्शकों को सुनाना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद क्या कहा खड़गे ने। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को, वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। और इस वक्त शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया पर आपका। जरा ये बताइए कि अभी हम सुनवा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 295 प्लस, तो सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से 7 चरणों में चुनाव हुआ है, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, कुछ घटनाएं जरूर हुई पश्चिम बंगाल में, तो कहीं उसके बाद वो ईवीएम का मुद्दा तो नहीं शुरू हो जाएगा ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो? होता है नहीं होता है वो ईवीएम ही बताएंगे, क्योंकि ईवीएम पे हमने काफी बारी मांग की है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें। पर जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्दों से भटककर उन्होंने पर्सनल अटैक्स करना शुरू किया, जो भाषा का स्तर था वो गिराया है और एकमात्र उनके कैंडिडेट बने रहे जो पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जनता के मन में जो सवाल थे वो
मोदी जी नहीं दे पाए हैं। वो बार बार जनता यही कह रही थी 10 साल का अपना ब्यूरो दीजिए, पर उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। पर चलिए मैं इस पे नहीं जाना चाहती हूँ। पर जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हम वेस्ट बंगाल में देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे, जो गेन्स हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो 400 पार का नारा था वो तो दूर रही बात, इनको 200-220 के अंदर सिमट जाएंगे। प्रियंका, मैं ये जानना चाहता हूँ खासतौर से महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में बड़ी चर्चा, इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई है उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र भी रहा, और कहा कि लोगों ने बड़ा कंफ्यूजन है, वोट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी जो है शिवसेना की तरफ, उद्धव जी की तरफ जा रही है। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें भी करी। मैं जानना चाहता हूँ आपका एक आकलन क्या है? पहले तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं सारे लोग पूछा कि वो चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका आकलन क्या है सीटों को लेकर महाराष्ट्र में? सबसे पहले तो मैं कहूंगी महाराष्ट्र की जनता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो बहुत स्पष्ट थे कि वो उद्धव साहब के साथ खड़े रहेंगे। और आज नरेंद्र मोदी जी को ये जवाब देना होगा कि आपने शिवसेना तोड़ने का काम क्यों किया, आपने उनको नकली संतान क्यों बताया, आपने नकली शिवसेना क्यों बताया, आपने धन बल और सत्ता बल के माध्यम से आपने एक राज्य की पार्टी जो अच्छा काम कर रही थी, जो 25 साल से आपके साथ खड़ी हुई थी, पर क्योंकि हमने 25 साल का साथ छोड़ा है, आपने ये कोशिश की कि कैसे उसको तोड़े और उसका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करें। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट तरीके से थी कि वोट देना है तो मशाल को देना है। अब रही बात माइनॉरिटी वोट, आप मुझे बताइए, जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने ये दावा किया था कि ट्रिपल तलाक की वजह से मुसलमान महिलाओं ने उनको वोट दिया था, तो वो माइनॉरिटी वोट्स नहीं थे, वो वोट जिहाद नहीं था। पर अगर मुसलमान देश के नागरिक हैं, अगर वो निर्णय बताते हैं कि 2024 में हमें किस तरफ वोट देना है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट जिहाद मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ जो कंट्रास्ट चुनाव का जो कंट्रास्ट दिख रहा है प्रियंका, मुझे तो जो मैं किसी भी प्रश्न से भाग नहीं रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सब प्रश्नों का जवाब दूं। मैं आप भाग नहीं रही हैं, बिल्कुल नहीं भाग रही हैं, आप स्पष्टता के साथ जवाब दे रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो चुनाव का कंट्रास्ट था वो देखने को जो मुझे मिल रहा था वो मैं आपके सामने बयान कर रहा था। लेकिन सवाल 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा ना कि मुसलमान महिलाओं ने वोट किया है, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं था। मैं तो सिर्फ महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल अब सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो एक बात टिप्पणी कर रहा था, मैं तो सवाल अब पूछ रहा हूँ आपसे कि जो सवाल आप यहाँ रख रही हैं मोदी जी से, वो सवाल आपने पार्टी के अंदर शिंदे जी से क्यों नहीं पूछा, या शिंदे जी से ये क्यों नहीं पूछा कि वो क्यों अलग हो गए, या शिंदे जी ने ये कहा कि हम दरबारी बनकर रह गए? तो ये सवाल उनसे भी तो पूछा जा सकता था या उनसे भी कहा जा सकता था। अरे देखिए, ऐसा है, सवाल आपकी तरफ से टिप्पणी आई है, मैं टिप्पणी का भी जवाब देना चाह रही हूँ। और मेरा जवाब ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली आपको दे रही हूँ, आपके माध्यम से जनता को दे रही हूँ, है ना? आप तो एक माध्यम है, राइट? मैं जनता जो देख रही होगी आपको, मैं उनको जवाब दे रही हूँ कि वो लोग हैं जो माइनॉरिटी वोट्स को अचंबा मान रहे हैं कि वो शिवसेना को वोट कर रही है, जो खुद ही सेलिब्रेट कर रहे थे 2019 में जब मुसलमान महिलाओं ने मोदी जी को दिया ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद। चलिए वो छोड़िए, आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या आकलन है। मैं आपको कह सकती हूँ कि महाविकास अघाड़ी जो इंडिया गठबंधन है वो 30 सीट से ज्यादा महाराष्ट्र में लाने वाला है और बीजेपी 20 के अंदर सिमटने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अलायंस। अब आपने मुझसे एक और चीज कही कि एकनाथ शिंदे को आपने क्यों नहीं पूछा। किसी ने एकनाथ शिंदे से ये नहीं पूछा कि 3 साल आपने पूरी मलाई खाई महाविकास अघाड़ी में, 3